हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्किलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर के बारे में, जिसका नाम है थॉमस हॉब्स। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो स्टार्ट करते हैं। थॉमस हॉब्स का लाइफ पीरियड अगर बात करें तो 1588 से लेकर 1679 तक इनका पीरियड था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। और एक चीज याद रखने वाली बात है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला जाता है। सिर्फ अगर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हम बोलेंगे अरिस्टोटल, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हम बोलेंगे थॉमस हॉब्स। ठीक। प्रीमेच्योरली बॉर्न इन 1588 वेस्ट पोर्ट नियर द स्मॉल टाउन ऑफ मालमेसबरी। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड पे। ठीक। इन हिज लाइफ टाइम ही वॉज ऑलमोस्ट अनोनिमसली डिनाउंस्ड फॉर, देखिए इनके ऊपर ना चार्जेस बहुत लगे थे, इनके ऊपर आरोप बहुत लगे थे, अथीजम के, ब्लास्फेमी के, इम्पीटी के, और इनको बोला क्या गया, भैया ये तो मॉन्स्टर है मालमेसबरी का। इतना हेट मिला बंदे को। फॉर द फर्स्ट टाइम हॉब्स सिस्टमैटिकली एक्सपाउंडेड द एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। देखिए हमने बात की है मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली को पढ़ाते समय मैंने आपसे ये बोला कि भैया इन्होंने सोवरेनिटी का भी नोशन रखा था। ठीक है, सोवरेनिटी की भी एक तरीके से नोशन रख दिया था, लेकिन जो सिस्टमैटिकली अगर बात करें तो सोवरेनिटी की बात किसने की है? थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, स्टार्ट तो मैकियावेली के जो थॉट्स हैं उनसे पता चलता है कि ये सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्होंने बताया कि सोवरेनिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने बोला। अच्छा ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना कि अपने लाइफ टाइम में क्या देखते हैं, क्या देख के कोई बंदा बड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने व्यूज डेवलप करता है। तो इनके टाइम पर जब ये इंग्लैंड पर रह रहे थे तो उस समय इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था 1642 से, जो कि 49 तक चला। ठीक। और इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ उसकी वजह से क्या हो गया, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल्स हो गए थे। ठीक है, मतलब 7 साल तक खूब प्रॉब्लम्स चली थी वहाँ पे, कि गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रॉब्लम होगी। तो उसका ना उनके लाइफ में और जो लिखते हैं उनमें खूब अच्छे से वो चीज़ें झलक के बाहर आती हैं। ठीक, तो क्योंकि आदमी जो चीज़ देखेगा उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को जज करेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा, तो वो चीज़ें इनके राइटिंग्स में भी साफ साफ देखने को मिलती है। ही वॉज इन द फेवर ऑफ आइडिया ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। ठीक है, बट डिड नॉट इंडोर्स द प्रीवायलेंट थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। देखिए एक थ्योरी चल रही थी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। वो चाहते तो थे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, मतलब एक राजा हो, रूल करे पूरे देश को, लेकिन जो थ्योरी थी कि दैट इज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है। अब तो ये है क्या डिवाइन राइट्स ऑफ किंग? ये क्या कहता है, अथॉरिटी ऑफ किंग इज डिराइव्ड फ्रॉम गॉड। मतलब जो किंग है ना उसकी अथॉरिटी कहाँ से आई? गॉड से आई है। इसलिए ओबीडियंस टू किंग इज एज इंपरेटिव एज ओबीडियंस टू गॉड। मतलब कि जो राजा है ना एक तरीके से उसको गॉड ने बैठाया उस सीट पे, मतलब राजगद्दी पे गॉड ने बैठाया था, इसलिए आपको ना यू शुड बी ओबीडियंट टू द किंग। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप रिवोल्ट मत करिए, किंग की जो बोल दे वो आप मान लीजिए। ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थे, इसके खिलाफ थे थॉमस हॉब्स। तो देखिए कुछ और बातें होती हैं। थॉमस मिलते हैं डिस्कार्टेस, गैसेंडी एंड गैलीलियो से, तो मतलब ये कन्विंस हो जाते हैं ना कि एवरीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी चीज, इवन मैन, सोसाइटी, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, हम लॉज ऑफ मोशंस के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इस तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि लॉज ऑफ मोशन से हम बता सकते हैं कोई भी चीज, कि कोई चीज क्यों है, कोई चीज क्यों नहीं है। ठीक है, तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड गैलीलियोज लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज मेड अ डीप इम्पैक्ट इन हिज माइंड। ठीक है, इसका काफी इम्पैक्ट था उनके ऊपर। तो अच्छा, इसके बारे में अभी बातें होंगी आगे कि ये क्या सिस्टम है। ठीक, दोनों के बारे में उनकी कुछ राइटिंग्स के बारे में बात कर लें। उन्होंने क्या किया, 1628 में इन्होंने एक ट्रांसलेशन किया था थ्यूसीडाइड्स हिस्ट्री ऑफ ग्रेसियन वॉर का। ठीक, द काइव इनकी दूसरी ये वर्क है, मतलब एक वर्क और है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन से ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में। अब ये जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो इसका नाम रखा गया फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी। थर्ड वन इज ये फिलोसफिकल वर्क है इनका एलिमेंट ऑफ लॉ। कंप्लीट होता है 1640 में, लेकिन पब्लिश होता है 1650 में, और जब पब्लिश होता है तो 2 पार्ट्स में पब्लिश होता है।
पहला पार्ट होता है, इनको बोला गया ह्यूमन नेचर, दूसरा बोला जाता है डी कार्पोर पॉलिटिको, ठीक, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इसमें हॉब्स कहते क्या हैं, हियर हॉब्स डिमॉन्स्ट्रेट द नीड फॉर अनडिवाइडेड सोवरेनिटी, कहते भैया यहाँ पे ना अनडिवाइडेड सोवरेनिटी की जरूरत है। अनडिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, अनडिवाइडेड का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी सोवरीन है वो ये नहीं कह सकता कि अच्छा आधा पार्ट आप सोवरीन रख लीजिए और मतलब आप आधा सोवरीन है आधा सोवरीन मैं हूँ, ठीक है, मतलब अब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात होगी, मतलब कोई पावर का डिवीजन नहीं होगा। बट द आर्गुमेंट, लेकिन जो ये इसका आर्गुमेंट रखते हैं वो डिवाइन राइट्स ऑफ थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। डिवाइन राइट्स ऑफ थ्योरी क्या है, पहले पिछले स्लाइड्स में बात हो चुकी है। लेवियाथन सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जो कि पब्लिश हुई थी 1651 में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। एलिमेंट्स ऑफ लॉ का क्वेश्चंस भी आ जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि थॉमस हॉब्स की इसमें से कौन सी बुक नहीं है, तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी दे देगा, तो आपको याद रखना है सारीन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन सब दे देगा, और एक दो किताबों के ऐसे नाम दे देगा जो इनकी नहीं है, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। द स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स, तो भाई साहब ये स्टेट ऑफ नेचर क्या है एंड नेचुरल राइट्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये ह्यूमन नेचर क्या है, बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। हॉब्स का मानना है कि कोई भी चीज हो, क्रिएचर हो, ह्यूमन बीइंग है, वो ना एक मीन्स है अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, वो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेगा। इसलिए सोसाइटी इज आल्सो मीन्स, सोसाइटी भी एक मीन्स है, इंड नहीं है। मतलब जो भी आइडियलिस्ट, मतलब आइडियलिस्टिक अगर बात करें तो वो क्या कहता है कि सोसाइटी आपकी इंड होगी, ठीक है। तो जब इस तरह की बात होगी कि सोसाइटी आपकी इंड होगी, तो आप अपने आप को सबसे आप प्रेफरेंस नहीं देंगे, सोसाइटी को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स क्या कहते हैं कि भाई आप खुद में, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने खुद में ही इंड हैं एक तरीके से, ठीक है। आप मीन्स हैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, ना कि सोसाइटी के सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। अब एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, ठीक। एपेटाइट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मेन्स स्ट्रगल फॉर पावर, जितना भी स्ट्रगल चल रहा है ना पावर को ग्रैब करने के लिए, वो सब खेल है एपेटाइट का। मतलब सब चाहते हैं कि यार इतना है मेरे पास, इतना और हो जाए, तो उसके लिए पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या करेंगे, लड़ाइयाँ स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये ह्यूमन का नेचर है, ये इस तरह करते ही करते हैं, ऐसा हॉब्स मानते हैं। इन हॉब्स व्यू मैन इज नाइदर ए सोशल एनिमल नॉर ए पॉलिटिकल एनिमल। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, लेकिन हॉब्स क्या कहते हैं, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैन इज नॉट ए पॉलिटिकल एनिमल, ही इज नाइदर अ सोशल एनिमल नॉर अ पॉलिटिकल एनिमल बट ओनली एन आइसोलेटेड बीस्ट। भाई साहब ये आइसोलेटेड बीस्ट है, प्योरली इगोइस्टिक क्रिएचर, ठीक। तो स्टेट ऑफ नेचर आते हैं मेन टॉपिक पे, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है। स्टेट ऑफ नेचर की एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जिसमें ये बोला जाता है कि सोसाइटी एक, मतलब एक ज्यूम किया जाता है कि अब ज्यूम करिए कि सोसाइटी नहीं थी, स्टेट नहीं था पहले, तब ह्यूमन कंडीशन कैसे रही होगी, ह्यूमन कैसे एक दूसरे के साथ डील करते होंगे, उनके पास राइट्स क्या होंगे, इस तरह की बातें होंगी स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है कि स्टेट और सिविल सोसाइटी को हटा दें, तब ह्यूमन की कंडीशन क्या होगी, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक। तो लाइक ऑल अदर थिंग्स इन नेचर, मैन इज प्राइमरली ए बॉडी गवर्न बाय लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने बात की कि किसी भी चीज को हम लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे आएगा लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन करेंगे मैन के नेचर को, ह्यूमन कंडीशन को, ह्यूमन नेचर को डिसाइड एक्सप्लेन करेंगे। स्टेट ऑफ नेचर क्या होगा वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हॉब्स कहते हैं ना कि किसी भी एनिमल ह्यूमन बीइंग किसी की बात हो, दो मोशन होते हैं, एक होता है वाइटल मोशन, दूसरा होता है वॉलंटरी मोशन। तो भाई साहब ये दोनों मोशन कौन से हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा। वाइटल मोशन ऐसे मूवमेंट हैं बॉडी में जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है एक तरीके से, ठीक है। हमको वो चीज के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो चलती ही रहती है बॉडी में, ठीक। वो स्टार्ट हो जाएगी आपके बर्थ से और खत्म होगी आपके डेथ पे, ठीक। हम और जैसे एग्जांपल क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमको फर्क नहीं पड़ रहा ना कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं है। ब्रीदिंग, हम ब्रीथ तो कर ही रहे हैं, काम कोई भी कर रहे हो। डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो लगा ही है, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में। एक्सक्रेशन सेम इसी तरह, एक्सक्रेशन सिस्टम जो है एक्सक्रीट करने के लिए अपना फंक्शन तो कर ही रहा है। हम बैठ के थोड़ी ना सोचने कि नहीं अच्छा आप डाइजेशन सिस्टम को बोलते हैं कि अपना फंक्शन स्टार्ट करो, नहीं, तो ये वाइटल मोशन में आ गया, ठीक। तो वॉलंटरी मोशन इस तरह क्या है, वॉलंटरी मोशन क्या होगा,
इट फर्स्ट फैंसाइड इन आवर माइंड, ये पहले हमारे माइंड में फैंसाइड होता है, ठीक है। और ये कॉज्ड होता है बाय द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहर की कोई चीज को देखेगा और वो हमारे माइंड में फैंसाइड हो जाएगा, ठीक। विच प्रोड्यूसेस फैंटाजम इन आवर ब्रेन एंड आल्सो, अब ये चीज क्या करेगा, वाइटल मोशन को टारगेट करेगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूं, इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इसको एकदम इजी करके बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम कोई चीज़ बाहर की कोई चीज़ देखते हैं, मतलब बाहर की मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है। और वो जो माइंड में स्टिमुलेट करता है, वो हॉब्स का कहना है कि वो वाइटल मोशन को फोर्स करता है, या तो वो वाइटल मोशन को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इस तरह कहते हैं वाइटल मोशन आइदर एड्स और रिटार्ड्स द वाइटल मोशन, ठीक। इफ इट एड्स मतलब जो भी स्टिमुलस आया बाहर से, अगर वो एड करता है वाइटल मोशन को, मतलब कहता है कि मतलब फोर्स करता है कि बढ़ा देता है वाइटल मोशन को, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते होता है ना कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है हमको, तो हमको लगता है यार, मतलब क्रेविंग होती है कि ये चीज़ हमको चाहिए। हम फूड देखते हैं, हमको क्रेविंग होती है कि हमको ये चीज़ खानी है, ठीक। तो इस तरह से तो बाहर की कोई चीज़ देखते हैं तो हमको वो अट्रैक्ट करती है। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि हम उसको डिसलाइक कर दें, तो वाइटल मोशन क्या होगा, रिटार्ड होगा, क्या ये हमको पसंद नहीं है, ठीक। तो उसके हम रिपेल्ड होंगे, ठीक। तो हम उससे हम कहेंगे नहीं इसको दूर रखो हमसे। तो इस चीज से दो इमोशंस बाहर निकल के आते हैं। ये पहला इमोशन है डिजायर, कि हमको ये चीज चाहिए क्योंकि हमको अच्छी लग रही है। दूसरी चीज होती है अवर्जन, मतलब हम उसको डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक। तो दो इमोशंस निकल के आए। अब इन दो इमोशन से प्लीजर एंड पेन निकलता है, ठीक। किसी चीज को अगर हम डिजायर करेंगे तो वो हमको क्या देगी, प्लीजर देगी, लेकिन अगर हम किसी चीज को अगर हम डिसलाइक करेंगे तो वो हमको पेन दे रही होगी ना एक तरीके से, तब तो हम उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आगे तो हॉब्स कहते हैं क्या है, ये जो प्री डोमिनेटेड पैशन है ना, डिजायर एंड अवर्सन का, यही तो रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का। और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रही है, स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि कोई लॉज नहीं है वहां पे उस तरह से कि लॉ बने हैं कि आप क्या चीज यूज कर सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं, क्या चीज नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, एवरीबडी हैव नेचुरल इंपल्स टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखिए सब लोग चाहते हैं ना कि अपना प्रिजर्वेशन मतलब अपना प्रोटेक्शन करके रखें, ठीक है। सर्वाइवल स्टेक पे है, ये चीज आप ध्यान देंगे, उसके लिए आप काम करेंगे, ठीक है। तो अपना प्रिजर्वेशन आप देखेंगे और डिजायर करेंगे टू पॉसेस द गुड्स दैट आर कंड्यूसिव टू हिज एग्जिस्टेंस। अब आपकी इच्छा तो यही होगी ना कि आप वो सारी चीजें आपके पास हों जो आपके एग्जिस्टेंस के लिए अच्छी हों, कंड्यूसिव हों, जो आपके एग्जिस्टेंस को सरल बना दे, ठीक। तो वो सारी गुड्स के लिए आप डिजायर करेंगे। तो कोई भी गुड्स या ऑब्जेक्ट्स लिमिटेड होगी, और मेन जो है ना वो रफली इक्वल है स्ट्रेंथ में। हॉब्स का ये मानना है, ठीक है, कि लोग सभी ना, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सभी लोग लगभग लगभग सब इक्वल हैं। कोई किसी के पास कम स्ट्रेंथ, किसी के पास ज्यादा स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं, सबके पास स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। और आपके पास जो गुड्स एंड ऑब्जेक्ट्स है वो लिमिटेड है। तो भाई आप कैसे ग्रैब करेंगे ज्यादा से ज्यादा गुड्स, उसके लिए इन्होंने बोला कि जब फिजिकल पावर सेम हो जाएगा तो वो ऑफसेट करे, उसको ऑफसेट करेगा मेंटल सुपीरियरिटी। तो अब बहुत लोग ऐसे होंगे ना, मेंटल सुपीरियरिटी तो इक्वल नहीं हो सकती, किसी कोई सुपीरियर होगा मेंटली, कोई इंफीरियर होगा। तो या फिर कनिंगनेस, कनिंगनेस मतलब चालाकी, वही बात हो गई। देन रूथलेस कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जब आप कनिंगनेस पे आ जाएंगे, चालाकी दिखाने लगेंगे, मतलब कि बैड बिहेवियर रख देंगे, मतलब बहुत गंदे गंदे तरीके से प्लानिंग करेंगे कि सामने वाले आदमी से कैसे चीजें ली जाए, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक। तो आप वहां पे स्टार्ट कर देंगे रूथलेस कंपटीशन, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वहां पे बहुत लोगों के बीच में, तब वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब कंपटीशन फॉर गुड्स ऑफ लाइफ बिकम्स ए स्ट्रगल फॉर पावर। अभी आपको क्या चाहिए था, गुड्स ऑफ लाइफ चाहिए था। अब गुड्स ऑफ लाइफ ऐसे तो मिल नहीं रही है, इसलिए कंपटीशन स्टार्ट होगा। जब कंपटीशन रूथलेस हो गया तो अब इसका मतलब जिसके पास ज्यादा पावर उसके पास ज्यादा गुड्स, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब स्ट्रगल फॉर पावर स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज विदाउट पावर, अब ये क्यों होगा, अब ये पावर ऐसा पावर होगा ना कि चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इतना पावर मिल गया तो ठीक है अब आपका काम चल गया, नहीं, ये पावर चल आगे आया, फिर उसके बाद फिर आगे पावर की लड़ाई लड़ोगे आप। एक मतलब डिस्टेंस पहुंचोगे कि अच्छा ठीक है ये पावर है मेरे पास, ये इस लेवल का पावर है, उसके बाद आगे पहुंचोगे। क्यों, क्योंकि आपको गुड्स विदाउट पावर वन कैन नॉट रिटेन व्हाट वन हैज एक्वायर्ड। जो भी आपने एक्वायर किया है बिना पावर के उसको रिटेन नहीं कर सकते, आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे कोई ना कोई छीन लेगा, इसलिए आपको पावर चाहिए।
और उस पावर को रिटेन करने के लिए आपको और पावर चाहिए। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल चलता रहेगा, ठीक, ये रुकेगा नहीं। Thus it turns out to be a struggle for power after power which ceases only in death। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि ये किसने दिया है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रगल फॉर पावर जो है, ये पावर आफ्टर पावर एक सर्कल की तरह चलता रहेगा, जो कि खत्म कब होगा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके पहले तो कोई चांस नहीं है, ठीक। हेंस स्टेट ऑफ नेचर, अब स्टेट ऑफ नेचर कैसे, अब ये पूरा घुमा के अब यहां तक लाए हैं कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। स्टेट ऑफ नेचर इज वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ नेचर ऐसा है कि वॉर है प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे लड़ाई है, मेरी आपसे तो लड़ाई है ही है, प्लस पूरे सभी जितने भी लोग रह रहे हैं उनसे भी लड़ाई है, और सेम आपके साथ है, और सेम थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन जो भी है सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि उसकी लड़ाई सबसे चल रही है, किसी एक इंसान से नहीं, ठीक। तो थॉमस हॉब्स ऐसा कहते हैं। उसमें अब ऐसी सिचुएशन होने की वजह से लाइफ कैसी हो जाएगी, लाइफ ऑफ मैन इज सोलिटरी। सोलिटरी मतलब लोनली है लाइफ, मतलब आप सबसे लड़ाई करके रखे होगे तो लाइफ कैसी हो जाएगी, लोनली हो जाएगी ना। पुअर मतलब गंदी सी लाइफ है जिंदगी आपकी, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, ठीक। तो इस तरह की लाइफ हो गई है मैन की, ये स्टेट ऑफ नेचर है। इन दिस स्टेट देयर कैन बी नो मोरालिटी, जस्टिस, इंडस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। इस तरह की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, जब चारों तरफ मारकाट मची है तो इस तरह अच्छी अच्छी बातें तो हो ही नहीं सकती ना। हाउएवर देयर इज ए राइट ऑफ नेचर, आपके पास कुछ राइट्स भी हैं जिनको बोला गया नेचुरल राइट्स, ठीक। अब वो नेचुरल राइट्स क्या है, एवरी मैन टू एवरीथिंग इवन टू वन अनदर्स लाइफ। ये नेचुरल राइट्स ऐसी हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, ठीक। इवन यू कैन किल एनीबडी, ठीक। आपको जरूरत है आप मार दीजिए, ये आपके पास नेचुरल राइट्स है, ठीक। आपके पास ऐसी राइट्स मिल गई कि आप जो चाहें वो करें। तो जब ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब यही ना, सारा खेल पावर का हो गया, जिसके पास ज्यादा पावर वो सुप्रीम हो गया, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ नेचर। तो कुछ लॉज ऑफ नेचर है। जब इस तरह की बातें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, हॉब्स कहेंगे ना कि कुछ तो होगा, तो पीस उस मेंटेन करने के लिए। तो ये लॉज ऑफ नेचर है, कुछ लॉज ऑफ नेचर की बात की हैं। तो लॉज ऑफ नेचर आर कॉल्ड थ्योरम्स ऑफ पीस, इनको थ्योरम्स ऑफ पीस बोला गया। हॉब्स ने टोटल 19 लॉज की लिस्ट बताई कि ये इतने लॉज ऑफ नेचर हैं, ठीक है। अब उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है तो 3 ही डिस्कस करेंगे। दैट एवरी मैन ऑट टू एंडीवर पीस एज फार एज ही हैज होप ऑफ obtaining इट, ठीक है। एंड व्हेन ही कैन नॉट obtain इट, दैट ही मे सीक एंड यूज ऑल हेल्प्स एंड एडवांटेज ऑफ वॉर। ट्रिकी है, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, नॉर्मल कर देते हैं मैं हूं तो। सबसे पहली चीज, इस लॉ का मतलब ये है कि आप सारी चीजें करेंगे कि पीस मेंटेन हो सके। आप सीख करेंगे कि पीस मेंटेन हो, ठीक है। मतलब आप पीस सीख करेंगे, उसके बाद होगा क्या, इसको फॉलो करेंगे, भैया पीस मेंटेन होगी, जैसे भी मेंटेन हो उसी हिसाब से रहो। लेकिन आपको जरूरत है, मतलब आप अगर पीस मेंटेन नहीं हो सकता, आपको सेल्फ डिफेंस में काम करना है, तो आप वॉर पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से वॉर करनी है वॉर करिए, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में, लेकिन सेल्फ डिफेंस पे आ जाए तभी जब आप पीस मेंटेन करने के लिए फेल हो जाएं, ठीक। तो आपको पीस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, उसको फॉलो करना है कि पीस मेंटेन रहे। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाती है, सेल्फ डिफेंस पे आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, वॉर करेंगे, युद्धम, तो युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, फॉर द सेक ऑफ पीस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अच्छा, ये पहला तो ये हो गया, तब उसको थोड़ा सा नॉर्मल भी तो करना है। फॉर द सेक पीस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उतनी लिबर्टी यूज कर सकते हैं दूसरे के अगेंस्ट जितनी आप चाहते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर यूज कर पाए, ठीक। तो ये केस हो जाएगा सेकेंड लॉ। थर्ड वन इज परफॉर्म द कवनेंट्स आर द एग्रीमेंट्स वन हैज मेड। मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट कवनेंट्स की बात होगी कि आपने एग्रीमेंट कौन से किए हैं, जो भी आपने कवनेंट्स या फिर एग्रीमेंट किए हैं उसके ऊपर आप अड़े रहेंगे, ठीक।
वो आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक, कॉवेनेंट्स को जो भी आप लिखा था जिस पे आप साइन कर दिए हैं वो उस पे आप अपनी बातों पे मतलब अड़े रहेंगे। तो ये लॉज ऑफ नेचर हो गया। तो ओरिजिन ऑफ नेचर, सॉरी, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भैया स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। उसमें लाइफ क्या है, नेस्टी, पुअर, ब्रिटिश, शॉर्ट, ये सब इस तरह की लाइफ है। तो भाई साहब तो प्रॉब्लम हो गई सोसाइटी तो एक्चुअली है ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो गई, सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो अब कैसे करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? तो उसके लिए क्या बोला हॉब्स ने कि स्टेट और सिविल सोसाइटी का क्रिएशन करते हैं। वो कैसे होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसी को बोला जाता है कॉवेनेंट। एग्रीमेंट बोले या फिर कॉवेनेंट, जो भी, कॉवेनेंट का मतलब एग्रीमेंट। सब लोग मिलेंगे, आएंगे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और उससे स्टेट और सिविल सोसाइटी क्रिएशन होगी। अब इस क्रिएशन में, सिविल सोसाइटी के क्रिएशन में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे एक सोवरीन निकल के आएगा। ठीक, जो सोवरीन होगा वो दो चीज में से कोई एक हो सकता है। या तो कोई सिंगल पर्सन होगा सोवरीन, या तो कोई एक असेंबली ऑफ मेन होगा, मतलब कई लोगों को, मतलब कुछ क्राइटेरिया, जैसे मान लेते हैं कि पार्लियामेंट बना दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे तो असेंबली ऑफ मेन या फीमेल जो भी कहें, यहाँ मेन का मतलब कभी ये मत समझिए कि मेल की बात हो रही है। एंशियंट टर्म्स में हमेशा मेन ही बोला गया। ठीक है, तो मेल और फीमेल यहाँ पे मत करिए। अब आज के टर्म्स में देखेंगे तो खैर वहाँ पे वो फीमेल को इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देते थे, ना तो एंशियंट टर्म में, ना तो जब ये लोग लिखे हैं थॉमस हॉब्स में तब की बात, तब भी नहीं। तो जो असेंबली है लोगों की, या तो उनके पास सोवरेनिटी रहेगी, या तो किसी एक पर्सन को, या फिर जैसे मोनार्की है, किंग है, तो उसके पास चली जाएगी सोवरेनिटी। ठीक है, और वो सोवरेन कैसे होगा? सुप्रीम लीगल पोजीशन होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं। सोवरेन का मतलब यही है। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा? मैन के पास क्या थी? नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स किस तरह की था, किस तरह की राइट्स थी? यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, इवन यू कैन किल ए पर्सन। ठीक है, तो इस तरह की जब आपके पास राइट है तो आप क्या करेंगे? उसको आप छोड़ोगे कि नहीं भाई, आप नाउ यू आर बाउंड टू फॉलो सुप्रीम रूलर, या फिर जो भी कहें सोवरीन। ठीक, अब आप उसको फॉलो करेंगे, उसके लॉज को फॉलो करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि यू हैव पावर या फिर यू हैव राइट टू डू एनीथिंग। ठीक, तो आप जो आपके पास जो नेचुरल राइट्स थी आप उसको छोड़ेंगे, और प्रत्येक आदमी से एक एग्रीमेंट करेगा और कहेगा कि हम जो सोवरीन है उसकी अथॉरिटी को ऑथोराइज कर रहे हैं, वो जो भी करेगा हम उसको मंजूर करेंगे, और अपने राइट्स को देगा और बोलेगा कि भैया आप पीस एंड डिफेंस के लिए गवर्न करो, सोवरीन को बोलेगा। अब देखिए, नो इंडिविजुअल कैन सरेंडर हिज राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन याद करिए, प्रॉब्लम क्या हो गई थी? मार काट मच गई थी ना स्टेट ऑफ नेचर में। क्या होगा? तो वॉर चल रही थी। तो वॉर होगा तो क्या होगा? नेचुरल राइट्स होगी। नेचुरल राइट्स में क्या था कि आप किल कर सकते हैं, तो किल कर सकते हैं। सबसे प्रॉब्लम तो यही है ना। अगर आपका देखिए मेन चीज क्या होती है, आपकी लाइफ ही अगर खतरे में है तो फिर सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाएंगी ना। प्राइमरी चीज क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन ऑफ योर लाइफ। तो सबसे मेन चीज क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन की वजह से तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, और यही राइट्स हम अगर छोड़ दें कि हम अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो सारी कहानी फिर खत्म हो जाएगी। फिर से वही स्टेट ऑफ नेचर में आ जाए, कोई मतलब नहीं बचा सिविल सोसाइटी या फिर स्टेट का। तो क्या बोला गया थॉमस हॉब्स के द्वारा कि कोई भी इंडिविजुअल ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली राइट्स को सरेंडर नहीं करेगा। आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आप को जीवित रख सकते हैं, ये आपके पास राइट्स होगा, बिकॉज दिस इज प्रिसाइजली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, अब ये सोवरीन की अथॉरिटी कैसी है? ये क्रिएटेड आउट ऑफ कॉवेनेंट अमॉन्ग, अच्छा ये चीजें ना इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। सोवरीन अथॉरिटी इज क्रिएटेड आउट ऑफ कॉवेनेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। ठीक, ये लोग मिलके एक कॉवेनेंट बनाया, कॉवेनेंट के थ्रू सोवरीन पैदा हुआ। ठीक है, हिमसेल्फ स्टैंड्स आउट ऑफ कॉवेनेंट। देखिए कॉवेनेंट में कौन था? लोग मिलके डिसीजन लिए हैं या भी एग्रीमेंट किए हैं, सोवरीन नहीं था उसका पार्टी कोई, तो वहां पे नॉट द पार्टी हो जाएगा, इसलिए वो कॉवेनेंट से बाहर रहेगा। और वो तो बेनिफिशियरी है भाई कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो थोड़ी ना बोला कि मुझे ये चीज छोड़नी है, वो तो क्रिएट हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो गया सोवरीन। ठीक, तो दो तरीके से सोवरीन हो सकता, सोवरेनिटी आ सकती है। एक होता है सोवरेनिटी बाय इंस्टीट्यूशन, दूसरा होता है सोवरेनिटी बाय एक्विजिशन और कॉन्क्वेस्ट।
तो सोवरेनिटी बाय इंस्टीट्यूशन क्या है, तो स्केप फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर, मतलब स्टेट ऑफ नेचर से हटने के लिए सभी लोगों ने क्या किया, अपने नेचुरल राइट्स को छोड़ दिया और कॉमन कॉन्सेंट के थ्रू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और सभी अपने राइट्स सोवरीन को देते हैं, थर्ड पर्सन, वो जो कि एक या तो पर्सन होगा या तो कोई बॉडी या पर्सन होगा, और इससे एक सोवरीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया सोवरेनिटी बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक सोवरीन क्रिएट हुआ। दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास सोवरेनिटी बाय एक्विजिशन और कॉन्क्वेस्ट। देखिए, इंडिविजुअल्स एक्विस्क इन द रूल ऑफ द कॉन्क्वेरर इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। देखिए, मान लीजिए आप किसी टेरिटरी को कोई रूलर है वो अटैक कर दे, वो अब कोई वहां के जो दूसरे टेरिटरी है, जो हारी हुई टेरिटरी है, जो हारा हुआ राजा है, वहां के लोग क्या करेंगे, बिना कोई क्वेश्चन किए अपनी सिक्योरिटी के एक्सचेंज में बोलेगा कि भैया हम आपको वी विल बी ओबीडियंट टू यू। ठीक, तो वहां के रूलर को, जो विक्टर रूलर होगा, उसके संरक्षण में चले जाएंगे एक तरीके से। ठीक, तो विक्टर क्या करेगा भाई, उसको भी तो सारी ठीक चाहिए ना सिचुएशन। विक्टर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द वैनकेड, मतलब जो हारे हुए लोग हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन लिeu ऑफ ओबीडियंस, मतलब कि आप मेरी बात मानिए, मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। ये विक्टर्स भी इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या होगा, सोवरेनिटी बाय एक्विजिशन और कॉन्क्वेस्ट, मतलब मैं आपको हरा दूं और फिर आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भैया हम आपको सोवरीन मानने के लिए तैयार हैं। ठीक, इस तरह कुछ। सोवरीन हैज एब्सोल्यूट पावर, इसकी बात हुई। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर है सोवरीन के पास। ये क्यों है, तो हॉब्स क्या कहते हैं, फियर इज नो लेस अ बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन देन फ्री कॉन्सेंट। ठीक, इन फैक्ट कॉवेनेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर मियर वर्ड्स एंड ऑफ नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर मैन एट ऑल। The bonds of words are too weak to bridle man's ambition, avarice, anger and other passions. सिंपल से मैं कर देता हूं कि भाई ठीक है, एब्सोल्यूट पावर अगर ना हो, एक एग्जांपल लेते हैं कि सोवरीन एब्सोल्यूट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख गई कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन सोवरीन नहीं है, तो क्या होगा, लोग ना, आपसे क्या कहना है, लोग के एम्बिशन इतने बड़े हैं ना, पैसा कमाने की इतनी मतलब चुल्ल सवार है, मतलब कि लोग अच्छे नहीं है एक तरीके से। ठीक, उनका इंटेंट ना गलत तरीके से है। लोगों का एंगर कैसे आप कंट्रोल करोगे, जो अदर पैशन उसको कैसे कंट्रोल करोगे, वो सब चीजें ठीक करने के लिए ना सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको सोवरीन के पास तलवार पकड़ानी पड़ेगी। मतलब सोवरीन के पास इस तरह के पावर होने चाहिए कि अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो सीधे गला काट दो। ठीक, मतलब वही एब्सोल्यूट है, जो बोलेगा वही होगा, अगर उसके खिलाफ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। ऐसा कुछ पावर नहीं दोगे तो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनको नॉर्मली कंट्रोल कर लो, ये थॉमस हॉब्स कहते हैं। और लोग अच्छे नहीं हैं, ये कहां से आया, स्टेट ऑफ नेचर। उसके पहले क्या बात हुई, ह्यूमन कंडीशन या फिर ह्यूमन नेचर कैसा है। तो ह्यूमन नेचर कैसा है भाई, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप डील करोगे। और ह्यूमन नेचर कैसा है ये कौन थॉमस हॉब्स कैसे बताएंगे भाई, उन्होंने कोई बहुत बड़ा उस तरह तो किया नहीं कि भाई मशीनें लगा दी सबके दिमाग में, वो कैसे जज करेंगे, जो उन्होंने देखा, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है उनके बोलने का। उनके टाइम पे वॉर चल रही हैं, तो ह्यूमन नेचर अच्छा कैसे हो सकता है, कोई लड़ाई करे तो वो लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सोवरीन, तो कुछ सोवरीन के पास राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, तो वो क्या है, सबसे पहले चीज बात हो चुकी है कि एब्सोल्यूट पावर होगा, एब्सोल्यूट राइट्स होगा सोवरीन के पास। ओके, एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल है, मतलब ये नहीं कह सकते हो कि इतना बड़ा मतलब ये आपके पास राइट्स हैं तो आधा तुम्हारे ए को दे देते हैं, आधा बी को दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनएलियनेबल, मतलब ये अगर ए पर्सन के पास सोवरेनिटी है तो ये नहीं कह सकते, या फिर ए से ये नहीं कह सकते आप कि चलो आप सोवरेनिटी बी को दे दें। हालांकि कोई दूसरा कंडीशन हो उस तरीके का कि कॉवेनेंट में क्या लिखा है कैसे लिखा है वो अलग मैटर है, मतलब आप दे नहीं सकते किसी और को परपेचुअली। ऐसा नहीं हो, ये नहीं हो सकता कि यार अभी तक ये सोवरीन है अब ये सोवरीन हो जाएगा, परपेचुअल रहेगा। ठीक है, सोवरीन सोवरीन है। नॉट लिमिटेड आइदर बाय द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स की जो राइट्स है ना उससे भी लिमिटेशंस नहीं लगाई जा सकती इन द राइट्स ऑफ सोवरीन। ठीक, आर बाय द कस्टमरी आर स्टेचुटरी, ये बंदा तो ये तक कह गया कि कस्टमरी और स्टेचुटरी लॉ जो है ना उनके थ्रू भी आप सोवरीन्स के राइट्स पे लिमिटेशंस नहीं लगा सकते हैं। ऑब्लिग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, देखिए ड्यूटीज ये है कि आपको नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको
काम करना है। सोवरीन की बात हो रही है, सोवरीन नेचुरल लॉ से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। बट ही अलोन इज द इंटरप्रेटर ऑफ हिज लॉ। आगे मतलब कितनी हिपोक्रेटिक बात है ना, कि आपसे ये बोला जाए कि आप इस राइट के खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब इस लिमिटेशन के बाहर नहीं जा सकते। आपकी लिमिटेशन क्या है? नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग का, मतलब नेचुरल लॉ का किस बारे में बात करता है? पीस के बारे में बात करता है, हार्मोनी के बारे में बात करता है। लेकिन वो पीस कैसी होगी, कैसी हार्मनी होगी, वो उसके इंटरप्रेटर आप ही हैं भाई साहब। आप ही डिसाइड करें कि पीस हो ये है कि नहीं है। तो थोड़ा सा हिपोक्राइट हो जाएगा ना कि वो मैं ही डिसाइड करूं कि मुझे क्या करना है। तो मेरी ड्यूटी कहाँ से हुई? अब तक पूरी सोसाइटी मिलकर बात नहीं करेगी तो ड्यूटी नहीं बनी ना। तो इंटरप्रेटर ऑफ लॉ की पास पावर, मतलब इंटरप्रेटर ऑफ लॉ कौन होगा? सोवरेन खुद होगा। एंड none of his action can be challenged on the ground that it is violative of the reason and justice। कोई भी एक्शन उसका चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आपका तो ये भाई साहब रीजन और जस्टिस की तो परवाही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनको चैलेंज करो, ये इनके एक्शन को हम नहीं मानेंगे, ऐसा आप कतई नहीं कर सकते हैं थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। देयर इज नो जनरल राइट टू डिसोबीडियंस और रिबेलियन। कोई राइट ऐसा नहीं है कि आपको सोवरीन पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दे, या फिर आप रिबेलियन बन जाए, या फिर आप कह दे कि हम इस बात से डिसएग्री करते हैं, या फिर हम इस बात को मानेंगे ही नहीं सोवरीन के। तो आपके पास ये पावर है ही नहीं, ये राइट है ही नहीं। ठीक, तो ये था हॉब का सोवरीन। तो यस, यहाँ से खत्म होती है ये वीडियो थॉमस हॉब्स। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने कोशिश किया कि जितने अच्छे से, जितने सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आप लोग को समझा सकूँ, उतने सिंपल से सिंपल मैंने आप लोग को समझाया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन भी दबा ही दीजिएगा। और सब्सक्राइब करिए यार, मतलब इतना मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।